गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, आज हम आपको साहित्य सागर टेक्स्ट बुक से आपको पाठ नंबर 6, पाठ नंबर 6 बड़े घर की बेटी, ये हम आपको पढ़ाएंगे और जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। एक्चुअली आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप 5th चैप्टर पे आए हैं अपना अपना भाग्य पे, लेकिन अपना अपना भाग्य पाठ में बच्चों थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बोर्ड उस पाठ को हटा रहा है सिलेबस से, तो हम वहाँ से कंफर्म करके बोर्ड से फिर आपको उसको करा देंगे अगर होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम पहले हाफ ईयरली के बाद पाठ नंबर 6 करेंगे जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। तो देखिए, आप पहले पाठ से पहले हम लेखक के विषय में थोड़ा सा फोकस करेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे हैं, क्या क्या रचनाएं हैं इनकी। तो देखिए सभी बच्चे, हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों से बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्हें बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुँचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। इनको रचना करने में, लिखने में इतना रुचि था कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी हैं। ये आप सबको पता है बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध हमारे कहानीकार और उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। तो ये था बच्चों हमारे लेखक के विषय में जानकारी, जिसने इस पाठ को लिखा है। अब देखते हैं हम पाठ क्या है। पाठ का नाम है बच्चों बड़े घर की बेटी। हमने अभी ऑनलाइन क्लास में भी ये पाठ आपको पढ़ाया है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, और जिन बच्चों ने नहीं की थी और जो बच्चे दोबारा से भी पढ़ना देखना चाहते हैं वो इस यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। बड़े घर की बेटी, देखिए तो हम पाठ पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह माने दादा किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, इन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ये हम फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके बच्चों। सेकंड पे आइए। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। कहने का तात्पर्य, छोटा भाई हिष्ट-पुष्ट और लंबा चौड़ा अच्छा था और भरा हुआ शरीर था, जबकि श्रीकंठ सिंह बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर शरीर वाले थे, और इसी वजह से उनके चेहरे पे कांति भी
नहीं थी, अर्थात एक जो चमक होती वो नहीं थी। कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो पढ़ाई में उन्हें इतनी रुचि थी कि उन्होंने अपने शरीर वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका इसी पढ़ाई की वजह से उनकी आंखों पे चश्मा भी चढ़ गया था। तो सब कहते हैं कि वो बीए की डिग्री लेने के चक्कर में उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गईं। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। उनका शरीर निर्मल था, दुर्बल भी था, और बिल्कुल चेहरा उनका मतलब चेहरे पे कोई रंगत नहीं थी। श्री कंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। वो पढ़ाई तो उन्होंने भले ही की थी, लेकिन उन्हें पाश्चात्य सभ्यता नहीं पसंद थी, वो उसमें रुचि नहीं लेते थे। और वो अभी भी दशहरे के दिनों में जब घर आते थे और जो रामलीला होता था उसमें कोई न कोई पात्र का अभिनय वो करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब, ज्वाइंट फैमिली को वो बहुत ही प्रधानता देते थे, बहुत पसंद करते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। उनकी पत्नी भी इस विषय में उनसे विरोध रखती थी। कि विरोध का मतलब ऐसा विरोध नहीं रखती थी, उनका मतलब ये था कि अगर संयुक्त परिवार में प्रॉपर नहीं चल पा रहा है सब, तो अच्छा है कि सब अलग अलग अपना खाना बनाएं खाएं, लेकिन सब एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रखें। और एक साथ रहकर अगर एक दूसरे में शत्रुता है तो वो भी अच्छा नहीं है। उसे वह स्वयं उनकी पत्नी भी इस विषय पर उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं था कि अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि इसलिए था उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी, अर्थात परिवार में हम बहुत सह रहे हैं, इसके बाद भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कलह से अच्छा है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आए दिन कलह से अच्छा है कि क्या करा जाए, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाई जाए। ये ऊपर लाइन पर है, ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाई जाए। नेक्स्ट लाइन देखिए, आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी जो थी बहुत ही अच्छे परिवार से, अच्छे कुल से थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फनूस, ऑनरेरी मजिस्ट्री, नाम था भूप सिंह। उनका पोस्ट था ऑनरेरी मजिस्ट्री और उनका नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्र और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। उनके आनंदी के कोई भाई नहीं था, अर्थात इनके पिता भूप सिंह के कोई बेटा नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी। आनंदी अपने बहनों में चौथे नंबर पे थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, सभी से ज़्यादा सुंदर और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए ठाकुर भूप सिंह जो थे उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, क्योंकि इनकी सब बेटियों में सबसे सुंदर थी, गुणवती भी थी, तो भूप सिंह चाहते थे कि इसका विवाह अच्छी जगह हो, कहीं गलत जगह ना हो जाए। तो वो इस बात के लिए परेशान रहते थे। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े
और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। वे ये नहीं चाहते थे कि कहीं ऐसी जगह कर दूं जहां वो लोग बहुत पैसा मांगें, बहुत दहेज मांगें तो हमारा कर्ज बढ़ जाएगा, और ऐसा भी ना हो कि ये अपने आप को सोचे कि हमारे पिता ने हमको कहाँ डाल दिया, मेरा तो भाग्य ही खराब है। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। बाई चांस किसी चीज़ का चंदा लेने श्रीकंठ सिंह उनके घर पहुंच गए, और चंदा लेने के दौरान जो श्रीकंठ सिंह से बातचीत हुई, उनके व्यक्तित्व का इतना असर पड़ा भूप सिंह पर, आनंदी के पिता पर, कि उन्होंने धूमधाम से अपनी पुत्री आनंदी का विवाह श्रीकंठ से कर दिया। अब आप आगे देखिए। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह वहाँ नाम मात्र भी न था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। कहने का तात्पर्य है कि इसके मैके में तो हाथी घोड़े भी थे, सब कुछ था, अमीर परिवार थी, लेकिन जो श्रीकंठ का परिवार था मध्यम वर्गीय था, तो यहाँ पर तो एक मकान था जिसमें खिड़की दरवाजे भी नहीं थे। ऐसे ही सिंपल सादा सीधा साधा गृहस्थ का मकान था। तो वही यहाँ पर उन्होंने बताया है। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। वो अपने मैके से रेशमी स्लीपर लाई थी कि पहन के घूमेंगे, लेकिन ससुराल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो स्लीपर पहन के घूमती। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक वह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े में ही अपने आप को उस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी उसने देखा ही न था। आनंदी इतनी समझदार थी, संस्कारी थी कि उसने उस मकान में ही, उस परिवार में ही, ससुराल में अपने जैसा भी था उसमें ऐसी रच बस गई कि जैसे उसने कभी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें और अमीर घराना देखा ही नहीं था, वहाँ नहीं पली थी। ऐसा उसमें वो अपने आप को उसने ढाल लिया। लास्ट पैराग्राफ पे आइए बच्चों। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए। चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो पाव भर घी था, पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी नहीं छोड़ा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? नेक्स्ट पेज पर आइए। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। अर्थात लाल बिहारी को इन्होंने कहा है क्षुधा से बावला, भूख से वो उस समय बहुत ज़्यादा भूखा था और वो वैसे भी पढ़ा लिखा भी नहीं था, एकदम तुनक गया, उसे क्रोध आ गया। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। उसे लगा कि भाभी ने ऐसे कैसे कहा, ये ढीठ हो गई हैं, उसे बहुत खराब लगा। तिनक कर बोला, गुस्से में बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। उसने सीधे उनके मैके को उलाहना दे दिया कि जैसे लग रहा है कि तुम्हारे मैके में घी की नदी बहती है, इतना इतना घी तुम मांस में डाल रही हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की निंदा सही जाती है। अपने मैके के विषय में वो कुछ भी बुरा सुन नहीं सकती है।
आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। समझ में आया? कहने का तात्पर्य कि उसके यहाँ बेकार से बेकार भी चीज़ तुम्हारे यहाँ से बहुत ज़्यादा कीमती है ना। फिर लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। इतनी बड़ी बात उसने कही, वो आनंदी से छोटा है, देवर है उसका, तो आनंदी को भी क्रोध आ गया। मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज मजा चखाते, इसका मजा चखा देते। फिर अब अनपढ़ उजड लाल बिहारी से न रहा गया। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। क्रोध में इंसान को नहीं समझ में आता ना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे ही लाल बिहारी की हरकत उस समय हो गई। आगे देखिए, आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। उस समय तो वो वहाँ से उठकर आ गई अपने रूम में, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी लग रहा था, और पति उसका घर पर नहीं था। फिर देखिए क्या होता है, वो खून का घूंट पीकर रह जाती है। वो कहे तो क्या कहे। श्रीकर्ण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। हर सैटरडे में श्रीकर्ण सिंह घर आते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। 2 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। वार्तालाप 10 बजे रात तक चलता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध न थी। श्रीकर्ण सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हसरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझुनाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धड़क उठी। बोली, जिसने तुमसे यह कहा आग लगाई, उसे पाऊं तो मुँह झुलस दूं। इतनी गरम क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊं से मार कर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो। श्रीकंठ ने फिर अपनी पत्नी को कहा कि सब बातें हमें पूरी बताओ, शुरू से आखिरी तक तो मालूम हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं।
परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भी बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने यह सब कुछ सच कहा है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया और उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। सारी बात सुनाकर आनंदी रोने लगी, क्योंकि वो उसे उस दिन से ही बहुत गुस्सा आ रहा था और श्रीकंठ का इंतजार कर रही थी। जब उससे सारी बात बताने को मिला अपने पति से तो इमोशनल हो गई और रोने लगी। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों का आंसू जो है वो पुरुषों के क्रोध को और भड़का देता है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। क्या बोले? इस घर में मैं नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। वेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कहने का तात्पर्य कि मैं नहीं रहता तो मेरी पत्नी को यहाँ पर इस तरह से अपमानित होना पड़ रहा है। कड़ी बात तक ही तो हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक तो सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव भी गरमाए। ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे।
लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ पहुंचे। कई स्त्रियां जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं कुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। कहने का तात्पर्य ये कि सबके घरों में सुलह कराते फिरते थे, तो आज अब इनके घर में बारी आई है तो वो सब भी तमाशा देखना चाहते थे। इन महान भावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इनके इन भावों को ताड़ गए। इन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। नेक्स्ट पेज पे आइए। बेनी माधव सिंह पुचकारा। बेनी माधव सिंह ने फिर श्रीकंठ को पुचकारा। क्यों? क्योंकि वो गांव के लोग आके बैठ गए थे तमाशा देखने और बेनी माधव ये नहीं चाहते थे। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। मतलब वो बहुत ही प्यार करते थे उसे और लाल बिहारी भी उनका बड़ा अदब रखता था। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य लाते थे। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर उसे दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता, क्योंकि वो इमोशनली भाई से तो बहुत प्यार करता था, जुड़ा हुआ था। मूर्खता बस उसने ऐसी हरकत कर दी थी, लेकिन उसे ऐसी उम्मीद बड़े भाई से नहीं थी। पर भाई का यह कहना
कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा है। इसके उपरांत वह आनंदी से बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला रुंध गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उनकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन से पछता रही थी। आनंदी को भी लग रहा था कि ये तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर भी आएगा और परिवार ऐसे बिखर जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा, मैंने बेकार इन्हें बताया। क्योंकि बात बहुत गलत थी, आनंदी को भी बहुत दुख था, इसलिए उसने अपने पति से बताया, लेकिन अब वो पछता रही थी। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हैं। अब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना। तो उसको रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया और वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। आनंदी ने कहा, पछताओगे? उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह कहीं चल दें। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। लाल बिहारी ने कहा, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। आनंदी ने कहा, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर न आएगा। वेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। उन्होंने आनंदी की प्रशंसा की कि आनंदी ने अपनी बुद्धि विवेक से किस प्रकार इस घर को बिगड़ने से बिखरने से बचा लिया। दोनों भाइयों में फिर उसी तरह से प्रेम हो गया, दोनों भाइयों को मिला दिया। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर देंगे।
आज हमने वीडियो में इसे आपको एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है। एक बार आप सेल्फ रीड भी स्टोरी को करेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। और श्री प्रेमचंद जी की स्टोरियाँ तो बहुत ही अच्छी होती हैं, सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। आप इसको सेल्फ रीड भी करेंगे। सेल्फ रीड करने से एक तो शब्दों के मात्राओं के ज्ञान होते हैं और वाक्यों के ज्ञान होते हैं, किस तरह से हमें वाक्य पिरोने हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप भी स्वयं भी इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए, पढ़िए और अपने पाठ को, इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।